वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 15 होगा जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस अर्थात मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक में मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। ये वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल के उत्पन्न को वृषल कहा जाता है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। और चाणक्य का नाम और क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और इसका संबंध जो है वो राजनीति से है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और ये चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंध रखते थे? जैन धर्म से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, नाम क्या था? कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जो है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सभी चंद्रगुप्त को दे दिए। तो चंद्रगुप्त से शादी हुई थी कर्नेलिया की। कब हुई थी? संधि के पश्चात। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? गुरु थे भद्रबाहु, उनसे। नेक्स्ट, मरकस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नाम क्या था उनका? मरकस्थनीज। मरकस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, उनका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका मरकस्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मरकस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं।
राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उनका वर्णन किसने किया है? एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेल गोला में उपवास के कारण हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं बिंदुसार की तरफ। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्र घाट। अमित्र घाट का अर्थ है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। नोट में दे रखा है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। विक्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। किसके काल में? बिंदुसार के शासनकाल में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगे। अशोक की माता शुभद्रांगे थी। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। नेक्स्ट, मासकी एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में? मासकी एवं गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग पर कब आक्रमण किया गया था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी? तोसली। वहाँ पर अधिकार कर लिया गया। और ये उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में दिया गया है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा
फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। नेक्स्ट, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। नोट में दे रखा है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खल गोसाल ने की थी। मक्खल गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की 12वें वर्ष में निगाल सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट, अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। क्यों करवाया था? आजीवक को रहने हेतु करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्वझोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट, अशोक के 7वें स्तंभ में आजीवक का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? अशोक के द्वारा भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट दे रखा है खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इनके जो 14 अभिलेख हैं इसका वर्णन जो है नीचे किया जा रहा है। तो पहला शिलालेख जो है वो है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु के बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है।
छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वीं शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। किस शिलालेख में? 14वें शिलालेख में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। दूसरा है दिल्ली तोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ है। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। चौथा है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। आगे दे रखा है मौर्य प्रांत और इसकी राजधानी। उत्तरापथ जो है वहाँ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी? तोशली। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ पर थी? स्वर्णगिरी। और प्रासी पूर्वी प्रांत, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। दे रखा है पांचवा, तो पांचवा है लौरिया अरेराज। तो लौरिया अरेराज जो है वो चंपारण बिहार में है। छठा लौरिया नंदनगढ़ है। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है वो चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कहाँ पर? लौरिया नंदनगढ़ में। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमैक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा एवं परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16,
या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक में वर्णित थे। तो मंत्री जो होता था वो प्रधानमंत्री, पुरोहित जो होता था वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। तीसरा नंबर है सेनापति। तो सैन्य विभाग का प्रधान जो है वो सेनापति कहलाता था। राजपुत्र को युवराज कहे जाते थे। राजकीय द्वार का जो रक्षक होता था उसे द्वारिक कहा जाता था। फिर छठे नंबर पे है अंतर्वैदिक। तो अंतर्वैदिक जो होता था वो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। 7वें नंबर है समाहर्ता। तो समाहर्ता जो है वो आय का संग्रह करता था। 8वां सन्निधाता। तो सन्निधाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेश कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो है वो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था। और मंत्रिपरिषद जो है वो अध्यक्ष होता था। फिर 16वां नंबर है दंडपाल। तो दंडपाल जो है वो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। और दुर्गपाल जो है वो दुर्ग रक्षक कहलाता था। और अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। फिर ऊपर में छूट गया था वो दे रखा है प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया जो है वो ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्राम का शासन संभालता था। मगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट, मगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। नेक्स्ट, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। फिर दे रखा है युद्ध क्षेत्र में सेनापति का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो उसे कहा जाता था नायक। नेक्स्ट, प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य समिति और कार्य।
प्रथम जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। नेक्स्ट दे रखा है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। नेक्स्ट दे रखा है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो समिति है प्रथम समिति, उनका कार्य क्या होता था? जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति, इसका कार्य होता था यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति, इसका कार्य होता था पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति, इसका कार्य होता था अश्वारोहियों की सेना का देखरेख। पंचम समिति, इसका कार्य होता था गज सेना की देखरेख। षष्ठ समिति, इसका कार्य होता था रथ सेना की देखरेख। नेक्स्ट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। नेक्स्ट, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नेक्स्ट, मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।